गुड मॉर्निंग टू ऑल। पूर्व के वीडियो में हमने रोस्टोव का जो स्टेज ऑफ ग्रोथ की बात की, समृद्धि के जो विभिन्न जो स्तर है उनके ऊपर हमने चर्चा की। और उसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जो राष्ट्र होता है, आधुनिक जो पारंपरिक जो समाज होता है, ट्रेडिशनल जो सोसाइटी होती है, उसे मास कंजप्शन की स्थिति में चला जाता है। और ये जो परिवर्तन है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट की हमने बात की, उसमें हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हमने बात की, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन की हमने बात की। तो उस डेवलपमेंट होने के साथ साथ जब भी हम कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, वो रिसोर्स के ऊपर आधारित होता है, संसाधनों के ऊपर आधारित होता है। और जब संसाधनों का जो दोहन जो होता है वो तेजी से जब बढ़ता है, तो उसके जो प्रभाव जो होते हैं वो पर्यावरण के ऊपर दीर्घकालिक जो दृष्टिकोण से हमें काफी कुछ जो है नकारात्मक देखने को पड़ते हैं। और ये पर्यावरणीय या संसाधनों के अत्यधिक दोहन या अवैज्ञानिक दोहन से जो नकारात्मक जो प्रभाव है पूरे समाज के ऊपर या पूरी पृथ्वी के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हुई संसाधनों के दोहन से, संसाधनों के दोहन के कारण उनके स्कैरेसिटी से यानी उनकी कमियों से, उन संसाधनों के दोहन से हमने एक मॉडर्न सोसाइटी का डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन उसके जो रिजल्ट जो थे वो पॉल्यूशन के रूप में हमें देखने को मिले। उसके जो प्रभाव जो हमें देखने को मिले, तो वो एक तरह से संसाधनों और उनके एक्सप्लोरेशन के बीच में एक इम्बैलेंस की स्थिति शुरू हो गई। और उसका जो नकारात्मक जो इम्पैक्ट था, न केवल सोसाइटी के ऊपर, साथ ही पर्यावरण के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, इन्हीं चीजों को दिखाने के लिए जो समृद्धि या द लिमिट ऑफ जो ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट है, या ये जो चीज निकल के आई, तो इसको सबसे ज्यादा जो तवज्जो या ये कहें कि इसका जो द लिमिट ऑफ ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट थी या जो प्रतिपादित किया गया, ये 1972 के अंदर क्लब ऑफ रोम, ये एक तरह से विद्वानों का एक समूह था जिसमें अर्थशास्त्री भी थे, उसमें ज्योग्राफर भी थे, उसमें साइंटिस्ट भी थे। तो उसके अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअल जो लोग थे उनका ये समूह था। और इन्होंने ये कहा कि अगर इसी दर से हमने विकास करते रहे, संसाधनों का दोहन करते रहे, तो एक ऐसी स्थितियां आएंगी जिसके अंदर जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पृथ्वी के ऊपर एक व्यापक नकारात्मक जो प्रभाव की स्थितियां बनने लग जाएगी। ऐसा द लिमिट ऑफ जो ग्रोथ है। तो इसमें इन्हों का उद्देश्य ये था कि हमारे जो विकास की जो स्थितियां, ये किस सीमा तक हम डेवलपमेंट करें जिससे कि हम पर्यावरण को और एक आर्थिक, सामाजिक जो नकारात्मक स्थितियों से हम बच सकें। तो एक तरह से इन्होंने एक ऐसा विजन दिया, एक तरह से एक तरह का इस तरह का इनका एक दृष्टिकोण था जिसके अंदर ये एक जन चेतना लेके आना चाहते थे कि हम इस तरह के डेवलपमेंट से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे और जिसका प्रभाव पूरी जो जैविक जो समूह है उसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेनिस मिडोस ने एक रिपोर्ट दी जिसका पब्लिकेशन जो प्रकाशन 1972 के अंदर क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया 1968 के अंदर। तो इनिशियल लेवल पे जो लिमिट ऑफ ग्रोथ की जो बात थी या ये संसाधनों और उनके दोहन की जो बात थी, वो डेनिस मिडोस के द्वारा की गई। और डेनिस मिडोर और फॉरेस्टर दोनों ने एक मॉडल का निर्माण भी किया जिसमें इस संसाधनों के दोहन और विकास और उसके परिणाम स्वरूप जो पर्यावरणीय जो समस्याएं होंगी उनको एक व्यापक उनको एक विभिन्न चक्रों के माध्यम से एक्सप्लेन करने का काम भी किया। जब क्लब ऑफ रोम ने जब रिपोर्ट का प्रकाशन किया, उसका टाइटल ही ये था द लिमिट ऑफ ग्रोथ। और ये जो क्लब ऑफ जो रोम था, इसको ये भी कहा जाता है कि ये आधुनिक जो माल्थसवाद, यानी माल्थस ने जब अपना सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में दिया था, तो उन्होंने संसाधनों और जनसंख्या वृद्धि दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था। किस तरह से जिस तेजी से जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, उस रफ्तार से संसाधनों के अंदर या जो खाद्यान्न की जो ये बात करते हैं, खाद्यान्न की जो आपूर्ति नहीं हो पाती और किस तरह का एक इम्बैलेंस सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलेगा।
विभिन्न तरह की जो सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनके बारे में जो माल्थस ने सिद्धांत दिया। तो कहीं न कहीं जो क्लब ऑफ रोम जो है उन्हीं संसाधनों और जनसंख्या का जो इम्बैलेंस की जो स्थितियां हुई उसको समझाने की बात की, इसलिए इसको आधुनिक नव माल्थसवाद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने साफ कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड द अर्थ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब पोल्यूशन, कितनी जो हम अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज जो है उनको उनका दोहन करेंगे और उन दोहन के बाद जो पोल्यूशन या प्रदूषण की जो स्थितियां होंगी उसमें पृथ्वी की उन प्रदूषण को सहन करने की या उसकी जो शोषण की जो क्षमताएं होंगी उसके ऊपर इन्होंने एक तरह से अपना जो सिद्धांत है प्रतिपादित किया। और ये जो लिमिट ऑफ ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट थी, इसका उद्देश्य ये था कि पृथ्वी के ऊपर जो संसाधनों की जो उपलब्धता है और उन संसाधनों के दोहन से जो उनका ह्रास हो रहा है तो भविष्य में मानव सभ्यता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं न कहीं द लिमिट ऑफ जो ग्रोथ है ये सस्टेनेबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट थी या ये कहें कि सतत विकास की जो बात थी कि हम संसाधनों का किस तरह से दोहन करें जिससे कि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा सके। तो ये सस्टेनेबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट थी उसको भी ये साथ में लेकर चल रही थी। और इन्होंने जब अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, जो क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो रिपोर्ट द लिमिट ऑफ ग्रोथ दी, इन्होंने 1900 से 1970 के बीच के आंकड़ों को आधार बनाया और इन्होंने मिडोज ने अपनी रिपोर्ट में कुछ इंटर रिलेशंस की बात की, अंतर संबंधों की बात की, किस तरह से जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या का वृद्धि का कृषि और उद्योगों के आर्थिक विकास से क्या संबंध होगा, या जनसंख्या वृद्धि और कृषि और औद्योगिक वृद्धि के अंदर क्या अंतर संबंध होंगे, क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या पर्यावरण निम्नीकरण की घटनाएं होंगी और नवीनीकरण के साथ जो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनका भी किस तरह से डिग्रेडेशन या क्षय होगा या उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब पहलुओं के ऊपर मिडोज ने जो अपनी रिपोर्ट 1968 के अंदर दी थी उन विषयों को यहाँ पर उन्होंने रखा था। और इन्हीं के अंदर जब फॉरेस्टर और मिडोज ने अपना मॉडल दिया तो उसके अंदर कुछ इनके अजम्पशंस थे, कुछ मान्यताएं थी और इन्होंने साफ कहा कि पृथ्वी के धरातल पर जो भी संसाधन है, चाहे वो रिन्यूएबल संसाधन ही क्यों नहीं हो, नवीकरणीय संसाधन क्यों न हो, वो एक सीमित मात्रा में है। वो ऐसा नहीं है कि उनको मतलब पृथ्वी के द्वारा हम दोहन करते जाएं और कभी समाप्त नहीं होंगे। यानी नवीकरण जो संसाधन होते हैं वो उनका जो भंडार होता है वो भी लिमिटेड होता है, खाद्य उत्पादन के लिए जो भूमि है वो भी लिमिटेड है और पर्यावरण प्रदूषण को पृथ्वी के द्वारा जो अवशोषित करने की जो क्षमताएं हैं वो अवशोषित करने की क्षमताएं भी उसकी भी एक अपनी अपर सीमा होती है, उससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर पाएगी। और प्रति इकाई भूमि से जो खाद्य उत्पादन हम प्राप्त करेंगे या जो एक लैंड की जो प्रोडक्टिविटी जो होती है उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि तथा औद्योगिक विकास तब तक हो सकता है जब तक कि जो सिस्टम है वो संसाधनों की सप्लाई और चरों उनके जो वेरिएबल्स जो होते हैं उनके बीच जो अंतरक्रिया जो होगी, इंटर रिलेशन जो होंगे, उनकी अनुमति देता है। और इस मॉडल के अंदर जो फॉस्टर और मिडोज का जो मॉडल था, जिन अजम्पशंस को ये लेके चल रहा था, उसमें तकनीकी परिवर्तन के जो प्रारूप हैं, चाहे वो जनसंख्या पे नियंत्रण के संदर्भ में हो, कृषि उपज के हो या पूंजी उत्पादकता की बात करें, और इन तकनीकी जो डेवलपमेंट के जो प्रावधान जो किए हुए हैं उनके लिए भुगतान की जो क्षमताएं हैं, पर्यावरण तकनीक चाहे वो संसाधनों के रिसाइकिल की बात करें, चक्रीकरण की बात करें या पॉल्यूशन नियंत्रण की बात करें, उन सब का भी होना, यानी टेक्निकली उन चीज़ों का होना भी बहुत जरूरी है। इन्होंने ये कहा कि टेक्निकल जो डेवलपमेंट है वो रिसोर्सेज के दोहन को बढ़ा सकता है या उनको रिसाइकिल करने को बढ़ा सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद टेक्निकल डेवलपमेंट भी रिसोर्सेज के ह्रास को नहीं रोक सकता, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्याएं हैं उनको नहीं रोक सकता। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फॉरेस्टर और मिडोज ने अपने मॉडल के अंदर इन बातों को रखा। और इनके द्वारा जो ये मॉडल दिया गया, बेसिकली ये कोई ऐसा विजन नहीं था कि जिसके अंदर इन्होंने कोई एडवाइस किया। इन्होंने एक तरह से एक प्रोटेक्शन से एक प्रक्षेपण था, प्रोजेक्शन था, इनका एक प्रोजेक्शन था। और उस प्रोजेक्शन के अंदर जो स्थितियां 21वीं शताब्दी तक हो सकती हैं, जिनके आंकड़ों के आधार पर इन्होंने बात की, आप इस स्लाइड में इसको प्रोजेक्शन मानिए, एक प्रोजेक्ट था इनका जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि के ऊपर, खाद्यान्न आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादन, संसाधनों का कितना क्षय होगा, ह्रास होगा
और प्रदूषण के क्या रिजल्ट होंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने अपने विचार रखे। और इन्होंने ये कहा कि ये 7 क्रमचयों या परम्यूटेशन की इन्होंने बात की, जिसको 7 अलग अलग स्टेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी उसकी अगर हम एक एक की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले अगर आप प्रथम उसकी बात करें तो यहाँ जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय वृद्धि की बात करता है, लेकिन उस तरह से जो संसाधनों का जब जनसंख्या के द्वारा दोहन होता है तो वो क्षय होना शुरू हो जाता है। और संसाधनों के खोज में जो इन्वेस्टमेंट होता है तो उस इन्वेस्टमेंट संसाधनों के दोहन के अंदर या उनकी खोज के अंदर वो जो निवेश है वो जब चला जाता है तो उसका परिणाम ये होता है कि संसाधनों के दोहन में ही आपका इन्वेस्टमेंट चला गया तो उसका नकारात्मक जो प्रभाव है आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, आपके सर्विस सेक्टर पे और आपका जो कृषि पे ऊपर निर्भर जो लोग हैं उनके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और उसका परिणाम ये होगा कि खाद्य और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, यानी आप संसाधनों के दोहन में आपने ज़्यादा निवेश कर दिया तो उसका नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि आपका औद्योगिक और सर्विस सेक्टर जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया और उसके परिणाम स्वरूप जो खाद्य और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और वो जनसंख्या को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो प्रौद्योगिकी विकास होगा, उसके साथ साथ आपके पास उस प्रौद्योगिकी विकास से संसाधनों को दोहन की आपकी क्षमता है या उसकी उपलब्धता है वो दुगनी हो जाती है, लेकिन उन संसाधनों के दोहन से या उनकी दुगनी उपलब्धता के कारण औद्योगिकरण में नो डाउट वृद्धि होगी, क्योंकि आप संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो उसके कारण प्रदूषण की जो समस्याएं हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगी। शुरू में हम ये देख पाएंगे कि औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या में वृद्धि होगी क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है संसाधनों का जब कमी होना शुरू हो जाती है, एक लिमिट के बाद जो है उत्पादन की क्षमताएं सीमित हो जाती है तो खाद्यान्न की आपूर्ति कम हो जाती है और उसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि आपकी जो मृत्यु दर जो है उसमें हमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तृतीय स्थिति की हम बात करें तो जैसा कि कहा कि तकनीक विकास होगा तो संसाधनों का जो दोहन है या उनकी उपलब्धता डबल हो जाएगी, लेकिन उसके कारण जो है उच्च प्रदूषण, औद्योगिक मंदी, क्योंकि एक लिमिट के बाद आप उनका दोहन नहीं कर पाते हो, और उच्च मृत्यु दर की स्थितियां तृतीय चक्र के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तकनीकी विकास, चौथी चक्र की बात करें, तकनीकी विकास द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन एक सीमा तक, ये बात हमने पहले भी की, और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि या औद्योगिक जो आगत है वो बढ़ जाएंगे। अत्यधिक शोषण यानी कृषि भूमि ह्रास होगा क्योंकि आप एक्सप्लोटेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का, आप लैंड रिसोर्सेज का, आप मिनरल रिसोर्सेज का, आप ओवर एक्सप्लोटेशन करने की बात कर रहे हो तो उसके कारण कृषि भूमि के अंदर ह्रास होगा और धीरे धीरे कृषि भूमि में ह्रास होगा, यानी कि उसकी उर्वरक क्षमता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो उसकी उत्पादन और उत्पादक की क्षमताओं में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो खाद्यान्नों के उत्पादन के ऊपर यानी उसकी कमी होगी और कृषि द्वारा पूंजी परिवर्तन प्राप्ति के कारण में परिवर्तन होने से औद्योगिक गिरावट और जनसंख्या के अंदर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। ऐसा फॉरेस्टर और मेडोज ने अपने मॉडल में दिया। पांचवी स्थिति अगर हम बात करें तो वही बात है कि तकनीक विकास से उत्पादन डबल होगा, लेकिन शुरू में खाद्यान्नों और उद्योगों के उत्पादन वृद्धि होगी, उसका परिणाम ये होगा कि नियंत्रण के बावजूद भी जनसंख्या में धीरे धीरे जो वृद्धि है और जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव संसाधनों के ऊपर अतिरेक के रूप में, यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों के ऊपर बोझ बढ़ेगा और संसाधनों की जो कमी है धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगी। छठे चक्र की अगर हम बात करें तो यहाँ जन्म दर को लोगों द्वारा क्योंकि लोगों में नवाचार का प्रसार हो गया, लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने डेवलपमेंट के प्रति अवेयर हैं, तो लोग स्वेच्छा से अपने जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नियंत्रित दर से धीरे धीरे जनसंख्या, क्योंकि आपके पास संसाधनों की उपलब्धता है, लेकिन और ये जनसंख्या में वृद्धि होगी, लेकिन इस तरह के जन्म दर में नियंत्रण की प्रवृत्तियां, जो एक फूड क्राइसिस की जो स्थितियां हैं जो जनसंख्या वृद्धि से पैदा हो सकती हैं, उसके ऊपर एक नियंत्रण का काम ये करेगा। और यहाँ ऐसी स्थितियां आएंगी कि संसाधन उपलब्धता, प्रदूषण नियंत्रण, खाद्य उत्पादन, जनसंख्या नियंत्रण और अत्यधिक भूमि उपयोग, संसाधनों का डिग्रेडेशन, अवक्रमण, खाद्य संकट की स्थितियां, बढ़ती मृत्यु के कारण अंतिम जो परिणाम के रूप में हम इन सब चीज़ों के अंदर एक गिरावट की जो स्थितियां हैं हमें देखने को मिलेंगी। एक तरह से मिडोज और फॉरेस्टर ने जो मॉडल दिया उसमें किस तरह से संसाधनों के दोहन,
तकनीक डेवलपमेंट से उनके दोहन, उसके द्वारा जनसंख्या के ऊपर किस तरह से खाद्यान्न और औद्योगिक विकास के द्वारा जनसंख्या में वृद्धि, और उसके बाद धीरे धीरे जब उसका नकारात्मक प्रभाव, पर्यावरणीय जो प्रभाव देखने को मिलेगा, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भूमि के और औद्योगिक गतिविधियों के ऊपर देखने को मिलेगा, तो किस तरह से जनसंख्या में ह्रास की जो प्रवृत्तियां हैं वो, या हम फूड क्राइसिस की स्थितियों की तरफ हम चले जाएंगे। तो एक तरह से लिमिट टू ग्रोथ जो प्रिंसिपल है, बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश करता है या भविष्य के प्रति हमें चेताता है कि अगर हम इस तरह से ही, क्योंकि ये जो सिद्धांत था जब 1968 या 1972 के अंदर जब क्लब ऑफ रोम लेके आए, तो तब इन्होंने कहा कि अगर इस गति से हम संसाधनों का दोहन करते रहे और जिस तेजी से हम तकनीकी विकास के द्वारा संसाधनों का दोहन, यानी एक तरह से यहाँ एक पॉसिबिलिज्म की जो अवधारणा थी बड़ी व्यापक रूप से, यानी कि मनुष्य तकनीकी रूप से दक्ष होने के कारण जब चाहे जैसे चाहे संसाधनों का दोहन कर सकता है, या ये सोच कि पृथ्वी के ऊपर जो उपलब्ध जो संसाधन है मनुष्य के लिए ही है, वो उसको अनियमित रूप से और अनियंत्रित रूप से उनका दोहन कर सकता है। तो उन नकारात्मक उसके जो आने वाले समय में संसाधनों के क्षय और पर्यावरण प्रदूषण के प्रति चेताने का काम जो है इस क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट द लिमिट ऑफ ग्रोथ के द्वारा किया गया। लेकिन ये जो सिद्धांत चाहे वो मिडोज और फॉरेस्टर के द्वारा दिया गया, तो इनके कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कुछ कमियां रही। अगर हम इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो इन्होंने जो वैज्ञानिक जो डेवलपमेंट से संसाधनों के दोहन की बात के ऊपर तो जरूर इन्होंने बात रखी, लेकिन किस तरह से एक तकनीकी जो डेवलपमेंट है वो विभिन्न संसाधनों के चक्रीय उपयोग को, या जो रिन्यूएबल जो संसाधन है एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें किस तरह से टेक्निकल डेवलपमेंट के द्वारा अलग अलग संसाधनों के क्या सब्स्टिट्यूट उपलब्ध करवा सकता है। तो इन भविष्यगत जो परिणाम जो आने थे उनके ऊपर इन्होंने अपने विचार नहीं रखे। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण ह्रास या संसाधनों के दोहन के प्रति दुनिया को का ध्यान जो इन्होंने आकर्षित किया, और आने वाले समय के अंदर जो विभिन्न जो पर्यावरणीय से संबंधित जो सम्मेलन हुए उनके में इन जो क्लब ऑफ जो रोम के जो विचार थे या लिमिट ऑफ जो ग्रोथ थी, और उसके द्वारा संसाधनों के दोहन से पर्यावरण के जो ऊपर, चाहे वो अर्थ समिट हो 1992 या क्योटो प्रोटोकॉल हो तो या नगोया प्रोटोकॉल हो, तो जो भी यहाँ पे जो या अलग अलग समय पर जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो सम्मेलन हुए उसमें इस क्लब ऑफ रोम और जो मिडोज और फॉरेस्ट के द्वारा जो मॉडल दिए गए इन संसाधनों के दोहन और पर्यावरण ह्रास की तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित प्रयास करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। इस तरह से जो लिमिट ऑफ ग्रोथ और या जो क्लब ऑफ रोम ने दुनिया को संसाधनों के दोहन के अतिदोहन को रोकने के लिए जागृति चेतना जन चेतना लाई, साथ ही एक सस्टेनेबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट जो थी उसको विश्व के रूप में रखने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। धन्यवाद।